सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में तलातुम पैदा करने वाली और पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर और पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदानों पर संगीन इल्ज़ामात की बौछार करने वाली पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी ब्लॉगर संथिया डॉन रिची को साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ने 50 अरब रुपए हर्जाने का एक और नोटिस भेज दिया है। संथिया रिची 13 जून को वज़ीरिया वकील अदालत में अपना जवाब जमा करवाएंगी। संथिया इल्ज़ामात के सबूत की मुसलसल बात करेंगे, लेकिन अब तक कोई सबूत तो सामने नहीं आया। नाज़रीन, दूसरी तरफ इस्लामाबाद की मकामी अदालत में संथिया पर मुकदमा दर्ज करने की समाअत हुई है, जहां पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी ने दरख्वास्त जमा करवाई है। शिकायत यह है उनकी जानिब से कि पीटीए को सोशल मीडिया से ट्वीट डिलीट करवाने और एफआईए को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्तें दी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए अदालत मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी करे। जवाब में एफआईए संथिया के हक में आ गया है, मुकदमा दर्ज करने की मुखालफत की है। एफआईए कहता है संथिया डॉन रिची की जानिब से एक ट्वीट के जरिए बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिसकी वजह से मुकदमे की दरख्वास्त सामने आई थी। कानून यह है कि बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान से कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहे तो करवा सकता है, लेकिन शिकायत करने वाले शकील अब्बासी मुतासरा ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। इसके अलावा इस्लामाबाद की एक और अदालत की जानिब से पुलिस को मुकदमा दर्ज न करने के हवाले से दूसरा नोटिस भेजा जा चुका है। फरतुल्ला बाबर और दीगर पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का इमेज ख़राब करने के लिए हुकूमती हलकों की तरफ से संथिया को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और मुल्की ख़जाने से अदायगी की जा रही है। दीगर सियासी जमात के साबिक और मौजूदा लोग पार्लियामेंट से सवाल कर रहे हैं, लेकिन एफआईए के एतराज़ पर मेरा सवाल है कि क्या माजी में किसी और फरीक के मुकदमा दर्ज करवाने की मिसाल नहीं मिलती? अगर नहीं तो ठीक, अगर मिलती है तो क्या एफआईए संथिया की ढाल बन रहा है? और मेरा सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से यह है कि क्या वो अपनी वालदा पर लगाए गए इल्ज़ामात पर संथिया के खिलाफ जाएंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे, अदालत का दर खटखटाएंगे, या आप भी सिर्फ ट्विटर पर भी काम चलाएंगे और बस मुखालिफिन को ही जिम्मेदार ठहराएंगे? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ जाती हूँ। तो नाज़रीन, आमदन से ज़ायद असासाजात के इल्ज़ाम में शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में पेशी पर नैब ने 1.5 घंटे तक सवाल जवाब किए, लेकिन छोटे मियां साहब 37 सवालों के जवाब में सिर्फ 4 का जवाब दे सके। नैब टीम ने शहबाज शरीफ से कहा, आपके खिलाफ 7 अरब रुपए का रेफरेंस तैयार है, कोई जवाब है तो बता दें। जिस पर साबिक वज़ीर आला ने जवाब दिया कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की है और ना ही कोई तनख्वाह ली है। ज़राए ऐसा बताते हैं कि इसी दौरान शहबाज शरीफ ने नैब हुक्काम से कैमरा हटाने का मुतालबा किया। अब मेरा यहाँ पर भी सवाल है कि नून लीग तो कैमरे के सामने तहकीकात का मुतालबा करती रही है ना, फिर कैमरा देखकर शहबाज शरीफ साहब घबरा क्यों गए? आज से ठीक 6 दिन पहले जब नैब ढूंढ रही थी उन्हें गलियों गलियों, मगर वो इतने नायाब थे कि मिल नहीं रहे थे, उस वक्त साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी सामने आए और कहा, नैब से कहते हैं कैमरों के आगे शहबाज शरीफ साहब से सवाल करें। ये पहली बार नहीं हुआ था। ऐसे मुतालबात वो अप्रैल में भी करते रहे हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके नैब से मुतालबा किया था कि शहबाज शरीफ को मसला तहकीकात से नहीं है, बल्कि वो तो चाहते हैं जो कुछ हो वो कैमरे के सामने हो। सुनिए जरा। हम एक पाकिस्तान के अवाम के सामने, और हम चाहेंगे कि जो 22 तारीख को तफ्तीश करनी है वो कैमरा लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि आप क्या तफ्तीश करते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन से। तो अब कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? आवाम के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं असद खलल, ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। असद, मुझे ये बताइएगा, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब बार बार कहते रहे इन कैमरा हो जाए, जो कुछ पूछना है वो कैमरा के सामने हो जाए, लेकिन ये क्या हुआ? जब कैमरा लगाया गया तो अपोजिशन लीडर की टांगे क्यों कांप गईं? क्यों कैमरा के सामने जवाब नहीं दे सके वो? क्यों कैमरा हटाने का मुतालबा किया उन्होंने?
किरण, बात यह है कि ये जिस साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का अभी आपने क्लिप सुनाया है, ये वही शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं जिन्होंने कहा था कि LNG केस के अंदर ना मैं ज़मानत कराऊंगा ना मैं वकील करूंगा। फिर आपने देखा वकील भी किया और ज़मानत के लिए भी दरख्वास्त दी। यही शाहिद खाकान अब्बासी साहब, यही शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, जो वो कहते हैं नैब से ना डरता हूँ ना गिरफ्तारी से घबराता हूँ। फिर पिछले दरवाजे से भागते हुए भी दुनिया ने देखा छुप के, किस तरह वो छुपे और कहाँ पे गायब हुए। और तीसरी चीज़ ये जो कहते हैं कि कैमरे के सामने सबको दिखाया जाए, कैमरे के सामने वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहते हैं ना छुपते भी हैं और सामने आते भी नहीं। इस तरह का वो शेर है कोई। मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जब 1 घंटा, एक घंटा, थैंक यू, 1 घंटा 15 मिनट उनको दिया गया, सिर्फ 37 सवाल थे, 37 सवालों के उन्होंने जवाब देने थे। नैब ने स्ट्रेटजी ये खेली कि जिस तरह नैब को ये एक्सपोज करना चाह रहे थे, इनका प्लान था ग्रेटर कि हम चूंकि अगर जाएंगे नैब में जमानत से बगैर तो नैब बिठा लेगा तो 90 दिन का फिजिकल रिमांड होगा, उसके बाद जुडिशल कर देंगे तो कई महीने लग सकते हैं, फिर बहुत सारे कच्चे चट्टे भी खुलेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े बड़े वकला के नामी गिरामी को हायर किया और हाई कोर्ट में जनाब उन्होंने ज़मानत के लिए यानी अप्लाई कर दिया कि मुझे प्री अरेस्ट जो है बेल दी जाए अबूरी ज़मानत के लिए। 1 दिन अदालत नहीं थी, फिर अगले दिन 2-3 दिन टाइम उनको मिल गया और वहाँ पे उन्होंने 9 जून को जो आज बुलाना था, उनको पता था कि मुझे नैब अब बुलाएगा, लेकिन उनको ये यकीन था और करना चाहते थे कि नैब बुलाए ज़रूर लेकिन मुझे बिठाए ना। इसके लिए कोई प्रोटेक्शन ढूंढनी थी उन्होंने। उनको ज़मानत मिल गई और ज़मानत में अदालतें आली, जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें आलिया है, लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच जो है, जो नैब के इश्यूज़ को देखता है, उन्होंने कहा कि 19 जून तक शहबाज शरीफ साहब को नैब गिरफ्तार नहीं करेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के वाले से जो इल्ज़ामात हैं उसकी तफसीलात से भी आगाह करेगा नैब। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत मंजरकशी की है, प्लान बना के गए थे। असद साहब, ये नाज़रीन को सुनकर बड़ा मजा आया होगा। इसमें मजीद ये भी जरा ऐड कर लीजिए, अभी 3 रोज पहले जिसकी आपने मंजरकशी मुकम्मल तौर पर की है, नैब ढूंढती फिर रही है, चापे मार रही है, जगह जगह जा रही है, एक हुजूम निकला हुआ है शहबाज शरीफ साहब के लिए। आज शहबाज शरीफ साहब खुद ही पहुंच गए इन सवालों के जवाब देने के लिए, जिसमें से सिर्फ 4 सवालों के उन्होंने जवाब दिए, कैमरे को भी देख के परेशान हो गए। इसकी भी कोई खास वजह आपको दिखाई देती है क्या? एक दिन छुपते फिर रहे हैं, आज खुद ही पहुंच गए। ये एक स्टेज था सारा मामला, और शहबाज शरीफ साहब के साथ जो हाथ हुआ है ना, वो जिस तरह नैब के साथ वो हाथ करना चाहते थे कि नैब अब उनको पकड़ भी ना सके, और 19 जून को उससे पहले जो हाई कोर्ट में जवाब इल्ज़ामात की एक तफसील दे उनके वकला और वो उसका कुछ तोड़ निकाले। नैब ने आज जो स्ट्रेटजी खेली है वो शहबाज शरीफ साहब का जो पत्ते खेलने थे, नैब ने आज उल्टा उनके ऊपर वार कर दिया। नैब ने उनसे वो सवालात से शुरू किया आगाज जो उनसे रिलेटेड ही नहीं थे। शहबाज शरीफ के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। शहबाज शरीफ बड़े खुश हो गए कि ये तो वाकई नैब जो है इसको तो पता ही नहीं है कोई इन्वेस्टिगेशन का, तफ्तीश का, या जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आता है ये तो अब बिल्कुल मैं बच जाऊंगा। उन्होंने दानिस्ता नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज जो है उनके हवाले से बताना शुरू कर दिया कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। वो एकदम शोर मचाया कि जनाब ये तो मेरे भाई साहब की प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। फिर उन्होंने कभी मरियम साहबा की किसी प्रॉपर्टी का हवाला दे, वो कहते हैं जी नहीं जनाब ये तो मरियम साहबा की है, ये मेरा इससे क्या ताल्लुक है। अब शहबाज शरीफ साहब दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं और लड्डू फूट रहे हैं। और हुआ क्या कि इस चाल जो जाल बुना नैब ने, उसके किस तरह वो चुंगल में आया कि शहबाज शरीफ साहब ने वो प्रॉपर्टीज, वो एसेट, वो जो उनके जो असासे हैं जो नैब से अभी तक पोशीदा थे, यानी अपने कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और अपनी भतीजी मरियम नवाज साहबा के वो एसेट्स, वो जो नैब के भी अभी रडार पे नहीं थे, वो जोशे जज्बात में वो भी बयान कर गए। जब वो बयान कर गए तो अब नैब ने शहबाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली के बारे में सवालात का सिलसिला शुरू किया। अब शहबाज शरीफ साहब से जो पहला सवाल उन्होंने किया उनके रिलेटेड कि जनाब वो जो 7 अरब आपके अकाउंट में आए थे तो उसका ज़रा बता दीजिएगा।
तो उन्होंने कहा जी मैं तो तनख्वाह नहीं लेता था, मैं तनख्वाह नहीं लेता था। तो उतनी देर में उनकी नज़र कैमरे पे पड़ जाती है। अब शहबाज शरीफ साहब जो है उस वक्त तक वो उनको ये नहीं पता था कि ये जो मैं वादा माफ़ मतलब बन चुका हूँ नैब के रिकॉर्ड के मुताबिक अपने ही भाई साहब और अपनी ही भतीजी के खिलाफ, और नई नई चीज़ें इंकशाफ कर दी हैं, ये तो रिकॉर्ड हो गई हैं। शहबाज शरीफ साहब जनाब वहाँ पे भाग पड़े, जो कहते थे कैमरे के सामने, अब वो कैमरे से भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जब वॉकआउट किया उनको ये भी पता था कि ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब उसके बाद उनके जेहन में बात आई कि ये तो अगर कुछ थोड़ा बहुत क्लिप चल गया तो जिस तरह मैं गिरफ्तारी से भागा हूँ ये तो जो वो भी पता चल जाएगा, और यहाँ से मैं भाग रहा हूँ ये भी क्लिप कहीं ना चल जाए। थोड़ी देर बाद वो खुद ही वापस आ गए और उन्होंने सबसे पहला मुतालबा ये रखा जिसका पुरजोर मुतालबा करते थे शाहिद काका नबासी साहब और शहबाज शरीफ के कैमरे के सामने होना चाहिए। उन्होंने कहा जी कैमरा हटा दें, कैमरा हटाएंगे तो फिर को बात होगी। बिल आखिर नायब ने जनाब कैमरा उठाया और कैमरा हटाने के बाद भी आगे फिर टाइटा फिश हो गई। अच्छा, यानी कि आपने कहा कि पूरा रैपिड फायर के साथ एक ऐसा गेम बनाया गया कि जिससे मजीद कहानियां खुलने लगी थी, तो शहबाज शरीफ साहब इस पर परेशान होकर उन्होंने कहा कि अब कैमरा हटा ही लिया जाए। असद साहब, एक और भी बड़ा मसला है जो मैं बार बार जब भी PMLN के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात होती है मैं बार बार ये नुक्ता उठाती हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है ये जो शरीफ खानदान के अंदर मरियम बीबी साहिबा और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो एक चप्पलिश की खबरें आती हैं वो मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में ज़्यादा जोर पकड़ रही हैं। किसी भी तरह की कोई भी डेवलपमेंट होती है PMLN की, नवाज शरीफ साहब की कोई छोटी सी तस्वीर भी एक वायरल होती है, फौरी तौर पर मरियम साहिबा ट्विटर पर सरगर्म होती हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का मामला देखिए, वो चाहे नैब के छापे हों, चाहे ज़मानत हो, चाहे आज की पेशी हो, मरियम साहिबा की एक पुरस्कार खामोशी होती है। रहनुमाओं से पूछा जाए कहाँ है तो कहते हैं कि अभी उनका खामोश रहना ही बेहतर है। तो क्या ये चप्पलिश की खबरें जोर नहीं पकड़ रही हैं? ये ऐसा लग नहीं रहा कि वाकईतन ये इख्तिदार की रस्साकशी है इस फैमिली के अंदर जो मरियम साहिबा की खामोशी से आया हो रही है? देखिए ये चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं कि जब भी ये मामला होता है, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जब उनके वालिद साहब जो हैं, जो अभी उनके ना तो पार्टी के वो सदर हैं ना उनका कोई ओहदा है, बहरहाल उनके वालिद है, अफिलिएशन है, जो भी है, ये भी उनके चचा को सुतेले नहीं है, ये भी चचा है, और जो कहते हैं मेरी भतीजी बेटी से ज्यादा मुझे मोहतरम है। सर शायद खाकान अब्बासी और एहसान इकबाल का अगर मामला होता है तो ट्वीट तो वहां पर भी आ जाता है। मैं यही कह रहा हूं ना कि अब जो आपने बात कही है उसकी प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं। मामला यह है कि रस्साकशी की यहां तक मिसाल देखें कि पहली बात तो यह है कि मोहतरमा शमीम अख्तर साहिबा जो हैं उनकी बहुत रिगार्ड करते हैं, नो डाउट नवाज शरीफ साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी। वहाँ पे एक उनके रिस्पेक्ट है, जो भी है हर एक वालिदैन के एहतराम करता है, बहुत ज़्यादा करते हैं। जब मामला हुआ था मुस्लिम लीग नून की सदारत का और प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो उनकी वालदा लाहौर से प्राइम मिनिस्टर हाउस नवाज शरीफ साहब को मिल के उन्होंने अपना दुपट्टा उतार के उनके पाँव के ऊपर फेंका था और उन्होंने कहा मैं हाथ जोड़ती हूँ बेटा, ये तुम्हारा सुतेला भाई नहीं है, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, खुदा के लिए इसको मौका दो, इसको प्रेसिडेंशियल जो पार्टी का सदर बनाओ। तो जब ये बात पता चली उस वक्त मरियम साहिबा को, और नवाज शरीफ साहब ने अपनी वालदा से ये कमिटमेंट कर ली। जब कमिटमेंट कर ली तो जब घर में पता चला, उस वक्त हयात थी कलसूम साहिबा भी, तो मरियम साहिबा तो वहाँ पे घर में कफात पड़ गया। नवाज शरीफ साहब को अपनी माँ से किया हुआ वादा जो है वो उससे वो वफा नहीं कर सके। उस वक्त उन्होंने फिर इनको सदर नहीं बनाया था, प्रेसिडेंशियल जो उनका कैंडिडेट बाद में बनाएंगे, बाद में ये सारा मामला हुआ, और वज़ीर आज़म भी इनको नहीं बनाया, वरना इलेक्शन भी सब कुछ हो सकता था। ज़िमनी इलेक्शन कौन सा मसला था इनके लिए, हुकूमत भी थी पंजाब में भी, मरकज़ में भी। फिर उसके बाद इस तरह के बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि शरीफ फैमिली के अंदर ये रिफ्ट है। अब एक और वाक़या, शहबाज शरीफ साहब ने कई सीनियर, एक मेरे दोस्त एंकर हैं, उनसे भी ये वाक़या बयान किया कि नवाज शरीफ साहब ने ये उनको बुला के कहा, शहबाज शरीफ साहब को, कि मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब उम्र ज़्यादा हो गई है, आपकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमत है, आपकी वजह से पंजाब की हुकूमत की परफॉर्मेंस की वजह से हमें मरकज़ और पंजाब में हुकूमत मिली, तो अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब मैं आपको मुल्क का वज़ीर आज़म अपनी जगह पे बनाना चाहता हूँ। और ये 2.5 घंटे का उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं बाकायदा अनाउंस कर दूँ। शहबाज शरीफ साहब ने मेरे उस दोस्त सीनियर एंकर से कहा
कि आज तक वो घड़ी जो है और वो 2.5 घंटे जो उसका मैं इंतजार कर। अच्छा, आपने एंकर की बात की तो मुझे वो वाला किस्सा याद आ गया। असद खलल साहब, अभी रीसेंट केस जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि उनके पूरे तमाम मामला तय पा गए थे, कुछ 2 एंकर्स आए थे जिन्होंने उनसे बात की थी कि उनको वजीर आजम बनाना चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ। तो उसके बारे में भी आज शहबाज शरीफ साहब ने बात करते हुए कहा है कि जी हाँ ऐसा हुआ था। बहरहाल मुझे ये बता दें आखिर में कि शहबाज शरीफ साहब का अभी मुस्तकबिल, करीब में मुस्तकबिल आपको क्या दिखाई दे रहा है? गिरफ्तारी अमल में आ सकती है ये जमानत खत्म हो जाने के बाद? मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब जो है विकेट के 2 तरफ नहीं, शायद 3-4 तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की आखिरी ख्वाहिश है कि वो वजीर आजम बने, या वो उसके लिए स्लॉट के लिए कम से कम पार्टी उनको कैंडिडेचर जी बनाए। शहबाज शरीफ साहब को ये भी पता है कि वोट बैंक अगर नून लीग के अंदर है तो वह नवाज शरीफ का है, लेकिन नवाज शरीफ साहब से अगर वो अलहदा होते हैं तो फिर भी उनको पता है कि वहाँ की दाल उनकी नहीं गलती। नवाज शरीफ साहब जो है यहाँ पर भी या मरियम साहब जो है, क्या यहाँ पर भी दोनों भाइयों का डिस्प्यूट आ रहा है? ऑलमोस्ट उनको बना चुके हैं। असद खलल साहब, यहाँ भी दोनों भाइयों का डिस्प्यूट आ रहा है, यानी बिल्कुल वो शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि इसी मौजूदा सेटअप में ही तब्दीली रूनुमा हो जाए, और नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि पूरी हुकूमत खत्म हो, नए सिरे से इलेक्शंस हो। नहीं, मेरा ख्याल इसमें दोनों भाई नहीं चाह रहे कि हुकूमत खत्म हो, क्योंकि उनको पता है कि जो मुल्क के अंदर जो सूरत हाल मौजूदा है, आपने उनकी क़यादत के बयान सुने, एहसन इकबाल हो, ख्वाजा आसिफ हो, शाहिद खाकान अब्बासी, उनके पीपल पार्टी की क़यादत, वो ये कहती है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, ना मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, ना हम हुकूमत को वक्त से पहले कोई ऐसी मूव चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है, नून लीग को पता है, पीपल्स पार्टी को पता है कि हमने इतने गड़े खोदे हैं कि इनको भरते भरते 5 साल गुजर जाएंगे, और ये जो मामला है अवाम को जो पीटीआई की एक तीसरी कुव्वत है तो ये एक्सपोज हो जाए पूरी तरह, वो ये चाह रहे हैं, दानिस्ता ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। Exactly, सर, न सिर्फ चाह रहे हैं बल्कि अपने मुंह से इस बात का कई सारे रहनुमा बशमूल नवाज शरीफ साहब इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि हम भुगत चुके हैं, अब इनको भुगतने दें, और हम चाहते हैं कि ये अपना टाइम पीरियड पूरा करें ताकि आवाम के सामने एक्सपोज हों। तो ये अपनी इस चाहत के बारे में इजहार भी कर रहे होते हैं इनके सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया असद खलल साहब, आप साथ मौजूद थे, लेकिन हमारा सवाल अभी भी वहीं पर ही है कि मुस्लिम लीग नून खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यू टर्न लेने पर और अपने बयानात बदलने पर और अपने बयानात बोला कुछ जाए और किया कुछ जाए पर बहुत ज़्यादा टॉन्ट करती है, लेकिन अपना भी अमल देखिए। कैमरा की फरमाइश करते हैं और जब इन कैमरा सवालात होते हैं तो कैमरा हटाने की बात कर दी जाती है। कोरोना की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है नाज़रीन, पाकिस्तान में WHO की जानिब से भी अब इंतबाह किया गया है पाकिस्तान को, इसी पर बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, कोरोना पाकिस्तान में भयानक रूप इख्तियार कर गया है। मुल्क में आज 70 से ज़ायद अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 4000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मजमूई तौर पर देखें तो जाबाक अफराद की तादाद पूरे मुल्क में अब 2189 हो चुकी है। केसेस 1,10,094 तक पहुँच गए हैं। एक तरफ सिंध में हर चौथा शख्स वायरस का शिकार हो रहा है, दूसरी तरफ पीएमए पंजाब के खदशात दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि सिर्फ पंजाब में ही 2 करोड़ केसेस होंगे कोरोना की। अब WHO ने पंजाब में 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी है, यानी यकीनी तौर पर सूरत हाल अच्छी नहीं है। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं कि आलमी इदारे के ख़त को काबीना में पेश किया जाएगा और यकीनन SOPs पर अमल करवाया जाएगा, मगर साथ ही दावा करती हैं कि पंजाब में बेड्स और वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। उनके दावे में कितनी सदाकत है ये जानने के लिए आलमी इदारे ने मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह लॉकडाउन के खात्मे को करार दिया है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की तकरीबन तरक्की याफ्ता ममालिक भी लॉकडाउन हटाते जा रहे हैं। यकीनन जब उनकी मईशत ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती तो पाकिस्तान तो पहले ही हज़ारों अरबों रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। इस पर बात करने के लिए मुझे स्पोक्स पर्सन है पेम्स फसल रब्बानी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और साथ साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद भी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यानी कि वो जो दावा किया जा रहा था, बात की जाती थी हर 1 करोड़ में से 35 लाख को कोरोना का कहा जा रहा था, WHO की जानिब से भी अब इंतबाह जारी कर दिया गया है। कैसर सज्जाद साहब, पंजाब हुकूमत SOPs पर अमल करवाने की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ तो मामलात ही उल्टे पड़ गए, लॉकडाउन की तरफ जाने की बात कर रही है। वो दावे जो डॉक्टर्स की जानिब से किए जा रहे थे, वो खदशात जो डॉक्टर्स के थे, वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया किरण। बात सारी ये है कि देखिए हमारे जो खदशात थे और जो सारी बातें हम कर रहे थे, हमने सबसे पहले
22 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में की, जिसपे हमें ये कहा गया कि हम शायद सियासी डॉक्टर हो गए हैं। मैं एज ए ENT सर्जन मैं कराची में काम करता हूँ। सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन ये जो नाजला, जुकाम, गला खराब है, ये ENT के डॉक्टर ही देखते हैं, वो मैं ही देखता हूँ। तो बात सारी ये है कि हम इतना कुछ बोलते रहे। इसी दिन के लिए हमने बात की थी कि खुदारा एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए पाकिस्तान में, जिसको हर सूबा उसको फॉलो करे। फेडरल गवर्नमेंट तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को शामिल करे, इसमें जो वायरोलॉजिस्ट हैं उनको शामिल करें, पैथोलॉजिस्ट को शामिल करें, इन्फेक्शियस डॉक्टर्स को शामिल करें, सबको ऑन बोर्ड लेके एक प्रॉपर तरीके से एक प्लानिंग करके इसको किया जाए। और देखिए, शुरू में हम बात कर रहे थे कि लॉकडाउन किया जाए। शुरू में जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग खोल रहे हैं, खोल उस वक्त रहे हैं जब उन्होंने बड़ा लॉकडाउन बहुत अच्छा करने के बाद अब ग्रेजुअली उसको रिलीज कर रहे हैं। हमारे मुल्क में आप समझे कि किसी तरीके से भी किसी जगह पे भी लॉकडाउन हुआ ही नहीं है। लॉकडाउन का मजाक हुआ है। और मुझे खुशी है और मुझे थोड़ा सा एक रिजर्वेशन है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कल, हम बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि उनको तशवीश हुई कि ये जो है हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं, और उन्होंने मास्क भी दिखाया कि लोग मास्क पहने। सर, पहले तो वजीर आजम साहब इस बात को मान नहीं रहे थे। लॉकडाउन के हवाले से 23 मार्च सबसे पहले सिंध ने किया, 2 दिन के बाद पंजाब में लॉकडाउन हो गया, फिर KPK ने किया, और 4 दिन के बाद यानी कि 1 को विफाक में लॉकडाउन किया गया। और फिर वजीर आजम साहब ने 2 दिन के बाद कहा कि भाई मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन अब जो WHO की रिपोर्ट सामने आई है और उसके बाद जो मामला जिस तरह से सिचुएशन गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं, तो क्या वजीर आजम साहब को मनाया जा सकता है? क्या तमाम हुकूमतें सिंध मिलकर विफाक को मना सकेगी? इस पर भी तमाम दोनों डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद होंगे, मैं आप लोगों से बात करूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि कोरोना इस वक्त बड़ी वर्स्ट साइड पर जा रहा है। लोगों की तादाद, नंबर ऑफ पर्सन्स इफेक्टेड, लोगों की तादाद, मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं। फजल रब्बानी साहब, ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी कि पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब इस चीज़ के मुतहम्मिल, वो कह रहे थे पाकिस्तानी आवाम हो ही नहीं सकती लॉकडाउन के मुतहम्मिल। डॉक्टर्स के यही खदशात थे कि अब आपको ऐसा लगता है कि जब अदालत की जानिब से भी कहा गया, फिर WHO की जानिब से भी कहा गया, तो हुकूमत ख़ासतौर पर सिंध गवर्नमेंट जो बार बार चाह रही थी कि मुकम्मल लॉकडाउन किया जा सके, क्या अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस चीज़ पर कन्विंस किया जा सकता है? मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है या सिर्फ पंजाब की हद तक हो सकता है, लगता है आपको? फजल रब्बानी साहब की आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। अभी आवाज़ आ रही है? जी फजल साहब। हुकूमत ने वक्त बहुत ज़ाया किया। 26 फरवरी को जब फर्स्ट केस पाकिस्तान में आया था, तो हम सब ने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि आप एक कंप्लीट लॉकडाउन करें। और उसके बाद भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन समेत तमाम डॉक्टर जिन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वी आर रीडिंग वर्ल्ड एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन। खुदारा हाथ जोड़कर मिन्नतें की है कि आप लॉकडाउन करें। अब कोरोना का आग इतना फैल चुका है पाकिस्तान भर में, जहाँ कहीं भी सीरियस और क्रिटिकल मरीज के लिए बेड की जरूरत होती है तो वहाँ पे चांस पे बेड मिलता है। अगर पहले वाले मरीज की खुदा खास्ता मौत होती है या वो डिस्चार्ज हो जाता है, स्टेप डाउन में चला जाता है। इस टाइम पाकिस्तान भर का सूरत हाल यही है। लेकिन जो हुकूमती वज़रा है, वो पंजाब की वजीरी सेहत हो या मशीर फेडरल का मशीर हो, वो सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करने के लिए वो वजीर आज़म को ये पैगाम शायद दे रहे हैं कि सब अच्छा है। सब बिल्कुल अच्छा नहीं है। गुज़श्ता 72 घंटे में 3 दिन में मैंने 100 से ज़्यादा टेलीफोन रिसीव किए हैं कि लोग बेड के लिए ढूंढ रहे हैं। पेशावर से, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के करीब इलाकों से कि हमारा मरीज सीरियस है, उसका सिचुएशन 90 से कम है, हमारे लिए खुदा रखा बेड का इंतजाम।
आज पेम्स अस्पताल के अंदर हमारे एक सही, डॉक्टर की मामूली बिल्कुल सही। ऐसी कंप्लेंट्स मुस्तकिल मिल रही हैं। सोशल मीडिया देखा जाए तो लोग तड़प रहे हैं इस बात पे कि वेंटिलेटर उनको मिल जाए, हॉस्पिटल्स में जगह मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रही है और वज़ीर सेहत कह रही हैं कि वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। डॉक्टर साहब, असद कैसर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। सर, नॉर्वे की एक रिसर्च आई है, कैसर सज्जाद साहब, नॉर्वे की रिसर्च है, कह रहे हैं कि जो कोरोना की जो हैयत है ये नोकदार प्रोटीन से बनी हुई है जो मसनूई तरीके से दाखिल किया गया है। इसकी ज़ाहिरी झिल्ली ऐसी है, ये मोहलिक वायरस ये मसनूई तरीके से लैब में तैयार किया गया है। सर, पहले भी ये बात अमेरिका की जानिब से भी बार बार की जा रही थी, लेकिन चीन बार बार इसे कह रहा था, मुस्तरद कर रहा था, लेकिन अब तो साइंसदानों ने रिसर्च की है और फिर रिसर्च की बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं। इज इट ट्रू सर? देखिए किरण, मैं तो इतना बड़ा साइंसदान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि ये चाहे ये कुदरती आफात हम इसको कह दें या मैन मेड कोई प्लानिंग कर दें, कह दें इसे, लेकिन नुकसान जरूर कर रहा है, ये इंसानी जान जरूर ले रहा है और इंसान को ये परेशान कर रहा है। हमें इस चीज से बचना जरूर है। मेरा मकसद ये है कि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि ये कोई कोरोना वायरस है या कोई कुछ भी है, लेकिन ये वायरस है जो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमें लोगों को बताना है कि इसके फैलाव को रोका जाए और जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है वहाँ अवाम की जिम्मेदारी है। अवाम को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अवाम को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। अगर अवाम ने नहीं किया, जैसा कि हुकूमत ने तो कह दिया कि जी अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब अवाम ने जो कुछ करना है वो अपनी जिम्मेदारी। हुकूमत ने तो इकोनॉमिकल पोजीशन और ये जो हमारी माशी प्रॉब्लम थी उसके लिए लोगों को फैसिलिटेट किया कि आप बाहर निकलें, अपना कारोबार करें, आप डेली बेसिस वाले हैं, आप अपना करें, लेकिन अवाम ने जो है वो नहीं किया, जो कि हम समझते थे। और हम समझते हैं कि जो आज वजीर आजम साहब ने जो तशवीश का इजहार किया है, ये शुरू में जो उन्होंने ये कहा था कि ये सिंपल सा नजला जुकाम है, इससे घबराना नहीं है, ये एक कंफ्यूजन हुई और लोग जो है वो परेशान हो गए कि नहीं चलो कुछ भी नहीं है, ये तो परेशानी की बात नहीं। सर, मुझे ऐसा लगता है लोग इस चीज से इतने रिलैक्स हो गए कि उन्होंने बिल्कुल ही घबराना छोड़ दिया है और इसी लापरवाही और इसी गफलत का नतीजा अब हमें दिखाई दे रहा है। 1 लाख से ऊपर नंबर्स पहुंच गए। डॉक्टर फजल साहब, मैं आपकी जानिब आ रही हूँ। सर, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में आगाज में हम बात कर रहे थे, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम आगाज में बात कर रहे थे। डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा था कि ये थेरेपी कारआमद हो सकती है। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब बार बार कह रहे थे कि ये क्योंकि एक तवील प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस है, ये इतना कारगर साबित नहीं होगा, इतना कारआमद साबित नहीं होगा। लेकिन सर, अभी मैं देख रही हूँ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पर प्लाज्मा लिया जा रहा है, यानी कि अब तक 33,000 लोग अगर सेहतियाब हो चुके हैं और उनको दीगर अगर बॉडी में प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो ये प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। लोगों की मजीद जिंदगियां, जानों को बचाया जा सकता है और इसकी वजह से वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, ऐसे ही है सर, आप लोगों की तरफ भी कोई बनाए गए हैं इसके सेंटर्स जहाँ पर लोगों से प्लाज्मा लिया जा रहा हो, तो उस बारे में भी लोगों को एजुकेट कर दें प्लीज़। डॉक्टर फजल साहब, उन्होंने भी इस तरह कदम लिया है और आज ही अल खिदमत फाउंडेशन ने इस तरह का एक लॉन्च किया है कि हम ऑनलाइन ब्लड बैंक बनाएंगे जहां पे हम जो रिकवर लोग हैं उनसे हम प्लाज्मा लेंगे। इस टाइम हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक है सपोर्टिव ट्रीटमेंट, दूसरा प्लाज्मा है और तीसरा जो टोसिलिजुमेब इंजेक्शन है। ये 3 ही हम ऑप्शन पे जाते हैं और प्लाज्मा के हवाले से हकीकत में हमारे पास बहुत ज्यादा डोनर आ रहे हैं और हम इसको एज ए ट्रायल बेस्ड है वो इन्फ्यूज करते हैं और बहुत से लोगों में अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। लेकिन ये अभी तक वो जो रिकमेंडेड है कि WHO और जो दूसरे रिकॉग्नाइज इदारे हैं उन्होंने अभी तक इसको प्रॉपरली रिकमेंड नहीं किया, सिर्फ ट्रायल के लिए रिकमेंड किया है और इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। डॉक्टर कैसर साहब, आपकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है इस बात पर, प्लाज्मा थेरेपी पर? सर जी, मैं समझता हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी अब तक ताहिर शमसी ने जितने भी केसेस किए हैं उसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं वो सेहतियाब हो रहे हैं और ये कामयाब प्रोसीजर है कि जो एंटीबॉडीज जिनको कोरोना हो चुका है वो उसके खिलाफ उनके जिस्म में एंटीबॉडीज हो गए हैं। ये आम आदमी को समझने के लिए ये समझ लें कि एक कोरोना का मरीज जब वो सेहतियाब हो गया तो कोरोना के अगेंस्ट में एक हथियार उसके जिस्म में आ गया, वो हथियार उसके जिस्म में से निकाल लिया तो मतलब इस तादाद में निकाल लिया
कि वो दूसरे के जिस्म में डाल दिया जाता है तो वो कोरोना वायरस को मार सकता है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि जिस आदमी ने डोनेट किया है वो उससे ज्यादा हेल्दी हो जाता है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो कोई ये ना समझे कि मैं एंटीबॉडीज मेरे जिस्म में बन गया है और मैं निकाल के प्लाज्मा दे दूं किसी और को तो कल को फिर मैं दोबारा बीमार हो सकता हूँ। ये ऐसा नहीं है, वो और ज्यादा इम्यून हो सकता है और ज्यादा एक्टिव हो सकता है, तो उसके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त और ज्यादा बढ़ सकती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये अवाम को इसको समझना चाहिए और जो लोग ठीक हो गए हैं इस कोरोना वायरस में मुब्तला होकर उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और साथ ही साथ ये एक दूसरे इंसान को बचाने के लिए आप अपना एक सदका जारिया आप पेश करें लोगों को कि आप अगर एक अपना प्लाज्मा देते हैं तो 2-3 जाने इससे बच जाती हैं। तो इससे बड़ी खिदमत इंसानियत की और क्या हो सकती है। सर इस चीज को भी जरा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि बहसीत डॉक्टर जब आप ये बात करेंगे तो लोगों तक ये ज्यादा पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि अगर ये एंटीबॉडीज लगाई जाती हैं, अगर प्लाज्मा आप डोनेट करते हैं किसी को और वो इस्तेमाल करता है तो उसकी वजह से फिर वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत नहीं रहती है। सर नहीं, इसमें देखिए इस तरह से है, इसमें समझना पड़ेगा किरण, ये बहुत जरूरी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है, क्योंकि हमारे यहाँ अवाम जो है वो किसी चीज को पकड़ लेते हैं कि जी इसको तो प्लाज्मा दिया गया था फिर ये कैसे मर गया। देखिए ये बात समझने की है कि ये कोई चीज कुदरत के सामने ऐसा नहीं है कि जो चीज डॉक्टरों ने कर दिया वो बिल्कुल 100% दुरुस्त हो गया। लोगों की रेसिपिएंट पे भी मुनसर होता है कि वो आदमी का अपनी जिस्म की ताकत कितनी है, उसमें जरासीम की ताकत कितनी है, वो कितना सीवियर है, तो ये डिपेंड करता है। एक अभी हमारे MPA इंतकाल कर गए मुर्तजा बलोच साहब, उनको ये सब चीजें दी गई, उनको सारी एंटीबायोटिक भी दी गई, उनको वेंटिलेटर पे डाला गया, उनको प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई, लेकिन वो फिर भी जाबर साबित ना हुए, इंतकाल कर गए बेचारे। मेरे दोस्त के बहुत अच्छे भतीजे थे, लेकिन मैंने सिर्फ मिसाल इस बात को दी कि कभी ऐसा होता है, क्योंकि किरण आजकल एक बड़ा मसला चला हुआ है। मैंने बहुत दफा कहा है कि खुदारा जो हमारे हेल्थ के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको समझें। डॉक्टर हजरात इस वक्त जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते कि डॉक्टर्स कितने मेंटली टॉर्चर्ड हैं, फिजिकली टॉर्चर्ड भी हो रहे हैं, लोग उनको मार रहे हैं। अगर मरीज मर गया तो डॉक्टर ने मार दिया, और एक आपको पता है बहुत सारी बातें हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे कि जी डॉक्टर हजरात जो फौरन कोरोना कर देते हैं और उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि प्लाज्मा दिया जाता है, इसमें मेजॉरिटी लोग ठीक हो रहे हैं, इसलिए हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्लाज्मा जिसको दिया गया, कुदरत से तो नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन जो कुछ एहतियाती तदाबीर हैं और इलाज के लिए जो कुछ मुमकिन है, क्योंकि इलाज सुन्नत भी है, तो इलाज के लिए जो कुछ मुमकिन है वो तो किया जा सकता है। बहरहाल लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, और अभी ज़रूरत है कि आप लापरवाही से निकलिए, संजीदगी का मुजाहरा करें, तभी हम कोरोना के खिलाफ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पेट्रोल की कीमत भी बढ़ चुकी है और गायब भी हो चुका है, इस पर बात करेंगे। दोनों डॉक्टर साहिबान का शुक्रिया। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, अब इसे हुस्ने इत्तेफाक कह लीजिए या फिर क्या कि वज़ीर आज़म जिस बात पर नाराज़गी का इजहार करते हैं, जिस बात पर बरहम होते हैं, जिसका सवाल करते हैं, वो चीज़ महंगी भी हो जाती है, मार्केट से शॉर्टेज भी हो जाती है, बहरान भी आ जाता है। अब ये देख लीजिए, आटे पर सवाल किया वज़ीर आज़म ने, नाराज़ हुए, गुस्सा किया, कीमत मज़ीद 6 रुपये बढ़ गई। इजाफी बिल्स, पिछले साल की बात है, इजाफी बिल्स पर बात की, नाराज़गी का इजहार किया, कहा तहक़ीक़ात होंगी, पैसे वापस किए जाएंगे। तो 50 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए वापस हुए हैं। फिर गुज़िश्ता साल अप्रैल में दवाओं की कीमतों में 400% जो इजाफा हुआ था, आप तमाम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, उसकी तहकीकात की वज़ीर आज़म साहब ने बात की। उस वक्त के वज़ीर सेहत आमिर कियानी साहब को उनकी नाअहली साबित हुई, उनको ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन जो आवाम से लूटा हुआ पैसा था वो आज तक वापस नहीं मिला है। ऐसी और भी कई सारी मिसालें। कॉर्पोरेशन कमीशन पिछले 1.5 साल से काम कर रहा है, तो फिर नताइज क्यों नहीं सामने आते? अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत एशिया में सबसे कम कर दी है,
अब सूबे महंगाई में कमी लाने के लिए इकदाम करें। साईं सरकार कहते हैं पहले पेट्रोल तो मिले फिर अशिया की कीमतें कम होंगी। ऐसे में दोनों तरफ से आवाम ही पिस रहे हैं, ना तो महंगाई में कमी आ रही है ना पेट्रोल मिल रहा है। कराची समेत मुल्क के कई बड़े शहरों में शहरी पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लगाए हुए खड़े हैं। आज वफाकी काबीना के इजलास में इमरान खान साहब ने हिदायत दी है अल्लाह खैर करे, पेट्रोल की मसनूई किल्लत को फौरी ख़त्म किया जाए। वज़ीर पेट्रोलियम खुद हालात का जायज़ा लें। इजलास में वफाकी वज़ीर उमर अयूब से बड़े सख्त सवालात किए गए हैं। ओगरा के किरदार पर शदीद तनकीद की गई है। मुराद सईद साहब ने कहा है ओगरा गफलत में सोता रहा है, पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी कतारें हैं। वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने बताया आलमी मंडी में तेल की कीमत $12 इजाफे के बाद कुछ कंपनियों ने खरीदारी रोकी। जिन ऑयल कंपनीज ने स्टॉक ख़त्म कर लिया उनके लाइसेंस मनसूख किए जा रहे हैं। काबीना ने पेट्रोलियम डिवीज़न को छापा मार टीमें तश्कील देने की हिदायत कर दी, लेकिन अब तक खुलकर वजह सामने नहीं आ सकी कि पेट्रोल की कीमत कम होते ही मुल्क में बहरान कैसा पैदा हो गया। क्या वाकई हुकूमत ने पेट्रोल की दरामद पर पाबंदी उस वक्त उठाई जब पेट्रोल महंगा हो गया था, या एक बार फिर कुछ लोग हैं जो खान सरकार को नाकाम बनाने के लिए हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओगरा के स्पोक्स पर्सन इमरान गजनवी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं शामदीद कहूँगी। इमरान, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए ये पेट्रोल की किल्लत जो हुई है इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें इस वक्त मुल्क में एज ऑन टुडे 9 दिन का स्टॉक मौजूद है। ये किल्लत जो हुई है ये कुछ कंपनीज ने, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ कंपनीज है क्योंकि प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई और जो उन्होंने ऑर्डर कमिट किए हुए थे वो उन्होंने स्टॉक जो है वो डिले कर दिए। रिफाइनरीज को इस वक्त भी पेट्रोल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो मार्केट में बेच रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है। तो वो उनका एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि भाई ठीक है आप पेट्रोल तो सप्लाई करो ना, आपके जेन्युइन मामला को भी हम देख लेंगे। सो इस वक्त प्राइस का इशू है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत मीडिया से मैनिपुलेट करवाया, प्राइस कम हुई, वो पैनिक बाइंग शुरू हो गई। किसी की एपेटाइट अगर 10 लीटर की थी उसने टैंक फुल करा लिया। तो पैनिक बाइंग जो है ना वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ शॉर्टेज। अच्छा, उसमें एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल केपी में कोई पेट्रोल पंप है जिसका स्टॉक जो है वो 2 दिन का है, अगर वो आधे दिन में खत्म हो जाता है तो वो ऑर्डर करेगा तो उसको रिप्लेनिश करने में भी टाइम लगेगा ना। सो मैं आपको ये गारंटी, अभी हमारी कल भी एक मीटिंग हुई, देखिए मैं आपको बहुत वसूख से बता रहा हूँ कि इस वक्त फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी उमर अयूब साहब, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम डिवीजन नदीम बाबर साहब, सेक्रेटरी पेट्रोलियम ओगरा, डीजी ऑयल, ये सब मिनट टू मिनट सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ये पहली दफा मैंने देखा है कि खुद फेडरल मिनिस्टर खुद बैठे हुए हैं और मिनट टू मिनट ये मॉनिटर कर रहे हैं। और ओएमसीज के साथ कल हमारी मीटिंग हुई है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें रिफाइनरीज भी थी, ओएमसीज भी थी। उन्होंने कमिट किया है कि जो उन्होंने स्टॉक कमिट किया था 2 जून को वो लेके आएंगे और इंशाल्लाह अगले 2 दिन में ये सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। देखिए, शॉर्टेज अभी भी नहीं है, कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ ड्राई आउट्स हैं। गवर्नमेंट ने, देखिए मैं आपको बता दूं, 2 काम हुए। ओगरा ने 3 जून को शो कॉज नोटिस इशू किया 6 कंपनीज को और उसकी कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है और इंशाल्लाह एक आध दिन में वो डिसीजन ओगरा इशू कर देगी। नंबर 1 नंबर 2 इज, मैं सुन लें, नंबर 2 इज के एक कमेटी तश्कील दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से, जिसमें डीजी ऑयल, ओगरा, एजीआईपी, एफआईए और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वो इन्वॉल्व है। उन्होंने आज छापा मारा है जहां होर्डिंग हो रही है 2 कंपनीज गो पेट्रोलियम और एस्कॉल के गोडाउन में कमाड़ी में, और एफआईआर दर्ज करने का उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को रिक्वेस्ट जारी कर दी है। जहां अच्छा सर यानी कि जिन टीमों की, सर मेरा सवाल भी ले लें गजनवी साहब, मेरा सवाल भी ले लें ना सर, जो आप बात कर रहे हैं जिन टीमों के हवाले से, यानी आप वो कह रहे हैं वो टीमें एक्टिव हैं और काम कर रही हैं। अगर वो एक्टिव हैं तो सर कब से, जरा ये भी बता देना, नाज़रीन के लिए खुशखबरी होगी कि कब से पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल प्राइसेस भी सही होंगी और लोगों को मिलना बहरहाल शुरू हो जाएगा, लंबी लंबी कतारों से जान छूटेगी? देखिए, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पैनिक बाइंग ना करें। अगले 24 घंटों में इंशाल्लाह ये पोजीशन नॉर्मल हो जाएगी। इसमें प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स आ गए हैं, मिनिस्टर साहब खुद इन्वॉल्व हैं और छापामार टीम में। अच्छा, वो चीफ सेक्रेटरीज ऑल ओवर पाकिस्तान, एजेके और जीबी को भी लेटर्स जा चुके हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के थ्रू, डीसीएस को थ्रू छापे मारे
कि जहां पेट्रोल की राशनिंग हो रही है, प्राइस मैनिपुलेशन हो रही है और होर्डिंग हो रही है, वो पेट्रोल पंप सील कर ये यानी पेट्रोल पंप सील भी 24 घंटों में होना शुरू हो जाएंगे, लाइसेंस भी मंसूख होना शुरू हो जाएंगे विद इन 24 आवर्स और ये सिचुएशन नॉर्मल होती हुई दिखेगी। अब मुझे ये बता दीजिए, अभी आपने आगाज में कहा कि कुछ कंपनीज थी जो ऐसा कर रही थी, सर ऐसा तासुर ऐसी बात की जा रही है सूबाई हुकूमत की जानिब से, सिंध की जानिब से, कि हुकूमत ने दरामद पर पाबंदी लगाई हुई थी, जब पेट्रोल की प्राइसेस हाई हुई तो ये पाबंदी हटा दी गई। गज़नवी साहब, ये बात दुरुस्त है? सर देखें, ये सब पॉलिटिक्स है। खुदा के लिए मुल्क इस वक्त बहुत बड़े बहरान से गुजर रहा है, खुदारा पॉलिटिक्स ना करें। अब देखें, अब सिंध गवर्नमेंट अगर कह रही है तो चीफ कमिश्नर उनका है, चीफ सेक्रेटरी उनका है, उनको फेडरल गवर्नमेंट से लेटर जा चुका है, वो निकालने टीमें पंप्स पे जाएं, गोडाउन्स में जाएं, जहां पेट्रोल है छापे मारे, सील कर दें। तो ये तो उनके हाथ में है। ओगरा की टीम ऑलरेडी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की टीम ऑलरेडी, FIA की टीम ऑलरेडी कराची में मौजूद है। तो इस वक्त हमें सबको मिल के एक जान हो के इस मुल्क को बहरानों से निकालना है, बजाय इसके कि मैं उनको ब्लेम करूं, वो हमें ब्लेम करें। वो गॉड से मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए इमरान गज़नवी साहब, ये आपने बड़ी खुशखबरी दे दी है कि विद इन 24 आवर्स लोगों को पेट्रोल मामूल के मुताबिक मिलना शुरू हो जाएगा और ये जो टीमें हैं, एक्टिव टीमें, ये भी काम शुरू कर रही हैं। पेट्रोल पंप से लाइसेंस मंसूख भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।